प्रिय स्टूडेंट, हम रक्त ध्वज नाटक की समीक्षा कर रहे हैं। इस समीक्षा के दौरान हमने कथावस्तु एवं कथा सारांश के रूप में उसका अध्ययन कर लिया है। अब हम इस समीक्षा को आगे बढ़ाते हुए नाटक के जो तत्व हैं उसमें दूसरा तत्व कथोपकथन की चर्चा करेंगे। इसमें एक बात कह दूं कि नाटक में कथोपकथन उसका प्राण होते हैं और कथोपकथन ही कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं या कथा वस्तु को पाठकों तक पहुंचाते हैं। इसलिए कथोपकथन को नाटक का प्राण कहा गया है। इसके कथोपकथन की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो नाटक है इसकी प्रेरणा वागड़ भूमि की ऐतिहासिक घटना है और इस नाटक में अधिकतर संवाद छोटे और प्रभावशाली हैं। अपने आप में वे कथानक का अंग भी हैं, इन्हें कथानक को आगे भी बढ़ाते हैं। पहला ही जो हमने कोटेशन दिया, उद्धरण लिया है, वो रुकाशा सुवान और दित्या गणेशा के वार्तालाप का लिया है, जो गोविंद स्वामी के बारे में बता रहे हैं कि गोविंद स्वामी एक सिद्ध महात्मा है, पहुँचे हुए फ़कीर हैं, पहुँचे हुए साधु हैं, सन्यासी हैं। तो वे अपनी दिव्य शक्तियों से हमारा भला करेंगे। ये जो धारणा है दिव्य शक्तियों की, अलौकिक शक्तियों की, परलौकिक शक्तियों की, ये आज से 100 साल पहले की बात है। आज भी लोग इन शक्ति में विश्वास रखते हैं, तब रखते हो तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इससे उस समय के लोगों के, पात्रों के, उस समय के समाज के बारे में हमें पता चलता है। और दूसरा, इनके जो संवाद हैं पात्रों के चरित्रों के अनुकूल, जो जैसा पात्र है उसके अनुसार ही संवादों का गठन किया गया है या संवाद रखे गए हैं। नाटककार ग्रामीण लोगों से उनकी भाषा में अधिकांश बुलवाता है, जो वागड़ी है। आगे इसका एक बढ़िया उदाहरण भी है, अपने बात करेंगे उसका। लेकिन चूँकि ये हिंदी का नाटक है, इसके कारण नाटककार ने अधिकांश अपने इस प्रलोभन को, अपने लोभ को सीमित रखा है कि क्षेत्रीय भाषाओं के ज़्यादा प्रयोग शब्द ना आए। इससे क्या होता है कि इस क्षेत्र से इतर लोगों को नाटक समझने में कठिनाई आती है और फिर वो उसका आस्वादन बराबर कर नहीं पाते। आगे जो है उसमें एक उदाहरण है कि किस तरह से इसमें ग्रामीण पात्रों से आंचलिक शब्द बुलवाए गए हैं। सुवान का एक संवाद है, डायलॉग है, कभी नहीं, चुपड़ी की चिंता नहीं, भूखला तो भूखला, सूखला खरी, सब रोना झिकना उड़द है, चाहे टापरो हो या नहीं, चाहे रूटो मिले या नहीं, हम नहार हैं, कूलियो नहीं, बस यही हमारा मान सम्मान है, इससे हम सुखी हैं बेफिक्र। अब इस पात्र की जो सुवान नाम के पात्र की जो भाषा है, इसमें वागड़ी भाषा के जो शब्द हैं जिन्हें हमने रेखांकित कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, उन शब्दों के अर्थ नाटककार ने तो नीचे लिख ही रखे हैं फुट नोट में, लेकिन अभिनय करते समय कम से कम पात्र को चाहिए कि इस संवाद को क्या है
कि इनके पर्यायवाची भी बोल लें, और वैसे उन्हीं की भाषा में शब्द अच्छे भी लगते हैं। नाटककार ने लोक बोली में यहाँ के गीतों और भजनों का समावेश किया है। भजनों में तो अक्सर ब्राह्मण ग्रंथ में आए हुए देवताओं के भजन ही हैं, जबकि इनके अपने लोकगीतों के इनके अपने अलग भजन भी होते हैं जो आजकल सुने जा सकते हैं। कहीं कहीं पूरे गीत हैं। इन गीतों में नाटकीयता भी है और तमाशा भी है, क्योंकि अंतिम दृश्य में, अंतिम अंक में सावंती जो गीत गाती है वह इस प्रदेश की हरियाली को लेकर है, इस प्रदेश के सौंदर्य को लेकर है, और इस प्रदेश के ऊपर अपने विश्वास को लेकर है। वो गीत पूरा का पूरा उस समय जब मानगढ़ में लोग एकत्रित हो रहे हैं, उस समय सावंती जो द्वितीया की पत्नी है दमयंती की, वो गाती है। रक्त ध्वज के कथोपन कथानक के विकास में सहायता तो करते ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद होगा पहले अंक के तीसरे दृश्य में जो हमने 2 सयानों की बात की थी, ये 2 सयाने और कोई नहीं, जादू मंत्र का खेल करने वाले का रूप लेकर आते हैं। अब पता नहीं ये कौन है, क्या है सर, रियासतों के भेजे हुए जासूस हो सकते हैं ताकि गांव वालों में क्या है डर फैलाया जा सके, कुछ भी हो सकता है। पर ये इनकी बातों बातों में आने वाली अनिष्ट घटना का संकेत भी कर देते हैं। दूसरा सयाना का एक उदाहरण है जो मैं बता रहा हूँ। वो टकटकी लगा के क्रोध से बातों बातों में संवाद दोनों करते हैं। पहला सयाना उसमें हम झूठ क्यों बोलेंगे, कहेंगे, गांव वालों से कहता हम झूठ क्यों कहेंगे, वह देखो धवलियो निजा रातलो होता जा रहा है, रातलो भी कैसा, एकदम सुर्ख रक्त जैसा, अब तो वह साचरज से बोलता है रक्त ध्वज हो गया है, ये क्या, उससे रक्त भी टपकने लगा है। फिर वही हाथ चाला कि उसके हाथों में से खून में से रक्त की बूंदी गिरने लगती है। ये तो बहुत सारे जादू टोने जादू मंत्र करने वाले लोग करते रहते हैं। हाँ भाई बोल। ये गीत सावंती मंच पर गाती है जब मानगढ़ में सब लोग इकट्ठे होते हैं, और इसको उस समय जयसिंह और शैमसन भी सुनते रहते हैं। रक्त ध्वज की कथोपन कथानक के विकास में सहायता करते हैं, ये तो बात हो ही गई है और हमने इसके बारे में बता ही दिया है। इसी को फिर से दोबारा देख लेते हैं एक बार और। इसी के वो जादू मंत्र टोना करके हाथ से रक्त टपकाता है। ये तो आजकल सब जादू के खेल करने वाले हाथ चालाकी से खेल कर सकते हैं। इस नाटक के संवाद चरित्र के विकास और उसमें नाटकीय परिवर्तन को भी प्रदर्शित करते हैं। इस अर्थ में लिया जाए कि नाटकीय परिवर्तन मतलब कभी कभी जो नाटक का पात्र डर जाता है, सहम जाता है और अपनी बात से पीछे हट जाता है, तो उसमें कुछ संवाद ऐसे होते हैं जिसमें जोश भर जाता है। यही बात आती है द्वितीया की पत्नी सावंती और उसकी माँ चीमी के बीच के वार्तालाप में। क्योंकि द्वितीया इन सयानों के नाटक को देख के डर गया होता है, तब सावंती कहती है कि माँ ठीक कह रही द्वितीया, मैं भी पढ़ने जाती हूँ, अब तो कुछ बाँचना भी आ गया है, पढ़ा है, अपनी आज़ादी के लिए युद्ध करना जन्म सिद्ध अधिकार है। बस यहाँ आज़ादी की बात नहीं है, यहाँ है अपने अधिकारों की बात। क्योंकि पूरे मानगढ़ में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो शिक्षा और बेगारी के विरोध में इकट्ठे हुए थे। जहाँ तक मेरा मानना है कि इन प्रदेशों में स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन जो चल रहा था भारत में, उससे जुड़ाव आदिवासी समुदाय में बहुत कम था।
क्योंकि इनकी अपनी संस्कृति थी। ये तो इनके राजा महाराजाओं से, रावलों से ही मतलब ऊंचे नहीं उठ पा रहे थे। तो ये क्या करते हैं कि इनके चरित्रों को परिवर्तन लाती है। ठीक है, द्वितीय सुन के कहता ठीक है मैं कल पंचायत में जाऊंगा। तो सावंती कहती स्वामी जी के लिए युद्ध करना है। यानी फिर वही बात आती है गोविंद स्वामी की, और गोविंद स्वामी ने जो भी प्रण लिया है उस प्रण को हमें पूरा करना है। और उसके जब फिर आते चीमी कहती है अगर पंचायत नहीं मानी तो हम जनमत का सहारा लेंगे, सारे खेड़े को बुलाएंगे, उससे फैसला करवाएंगे। यानी जब एक गांव की पंचायत नहीं माने तो यहाँ बहुत सारी गांवों के चोखले की जो इकट्ठे लोग होते हैं, 2-4 गांवों के लोग इकट्ठे करके उससे बात मनवानी पड़ेगी, क्योंकि बेगारी नहीं करनी तो नहीं करनी, डरने से कोई काम नहीं चलेगा, ऐसा कहती है। और इसमें सावंती के चरित्र का भी एक आता है कि मैं भी चलूँगी। सावित्री भी इतनी बहादुर है कि खुद पंचायत में जाने को तैयार है और अपने आप को पढ़ी लिखी समझती है, भाषण आ भी जाता है। कुछ भजनों गीतों को छोड़ दें, उपदेशों को छोड़ दें तो रक्त ध्वज में बड़े बड़े संवाद नहीं मिलते हमें। लेकिन फिर भी कथोपकथन की बात का हम समाप्त करते हुए इसके छोटे छोटे संवादों पर एक बार फिर से दृष्टि डाल लें जो इस नाटक को प्रभावशाली, मनोरंजक और अभिनय योग्य बनाते हैं। वो छोटे छोटे संवाद हैं। इलियट, फिर पूंजा को गांजा क्यों मिलाया, ये दृश्य तीसरे अंक के दृश्य 6 से लिया गया है। गोविंद, मैं किसी पूंजा को नहीं जानता, क्योंकि पूंजा से आपने गजरा गांव के थानेदार की हत्या करवाई थी। गोविंद, नहीं, ये सरासर झूठ है। क्या ये झूठ है कि गजरा गांव के थानेदार की हत्या नहीं हुई? तो इस तरह के संवाद है जो मतलब कहानी के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालते हैं और कहानी के मूल भावों को भी प्रकट करते हैं। इस तरह कथानक, इस नाटक कथा का नाटक कथा कथोपकथन की दृष्टि से भी सफल है और भारतीय नाट्य परंपरा में आवश्यक सभी तत्वों का इसमें समावेश है। यानी जैसे कथानक चाहिए वैसे कथानक है। इन कथानकों में क्या है, कथानकों में हास्य, शोक, उत्साह, जुगुप्सा, सम, निर्वेद आदि भाव प्रकट होते रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, तब उसमें रस की उत्पत्ति मानी थी, और उसी को भारतेंदु ने नाटक नाम से एक निबंध लिखा था, उसमें रस की उत्पत्ति मानी थी। हालांकि हमारा ये नाटक पद्य में नहीं है, गद्य में है, इसलिए मैंने रसों का जिक्र इसमें न कर इन भावों का जिक्र किया है, और कि ये भाव हमें यहाँ इस नाटक में मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पाठकों में इन भावों का साधारणीकरण हो जाता है और पाठक इससे अवगत हो जाते हैं, इसकी भावना से। तो इस तरह से कथानक या कथोपकथन इस नाटक के सफल कहे जा सकते हैं।